हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स, ठीक है, फॉर जून 2021। ठीक है, एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा 31 दिसंबर 2020 तक के अमेंडमेंट्स लागू होते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरे अमेंडमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। पहला अमेंडमेंट जो आया था वो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास हुआ था, तो उसके कुछ हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो एक अमेंडमेंट है एक्ट बेस्ड, सेकंड है रूल बेस्ड। ठीक है, जो भी रूल्स में भी अमेंडमेंट्स होता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, हम वो भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरे नोट्स में ये दो टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। एक एक्ट में है जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने लाए थे, ठीक है, पास हो गया था वो। फिर आपको पता ही है, जब भी लॉ पास होता है पूरे सेक्शंस एक साथ कमेंट्स नहीं किए जाते हैं, कुछ सेक्शंस पहले कुछ बाद में, और धीरे धीरे वो कमेंट्स होते हैं। तो आपका जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर, उस दिन तक एक ही कमेंसमेंट नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था, जो 21 दिसंबर 2020 को अनाउंस हुआ था। तो उसमें क्या क्या थे ये दिया है, देखो, ये आपका एमसीए का नोटिफिकेशन है, 31 दिसंबर 2020 को नोटिफाई हुआ था। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के, ये नंबरिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की है, कंपनीज एक्ट 2013 की नहीं है। तो प्लीज गलत इंटरप्रेट न करें, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के, ये नोटिफाई हो गए, ये कमेंट्स हो गए हैं 21 दिसंबर से। तो यही सारे सेक्शंस मेरे नोट्स में कवर्ड हैं, जो 31 दिसंबर तक कमेंट्स हो गए हैं। अभी भी धीरे धीरे नोटिफाई होते जा रहे हैं, पर वो दिसंबर के बाद अब जो भी नोटिफाई होंगे वो आपके जून 21 सिलेबस में अप्लीकेबल नहीं है, तो उनको आपको इग्नोर करना है। और बस ये एक ही नोटिफिकेशन है कमेंसमेंट वाली जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। तो प्लीज कंफ्यूजन न करें और न फैलाएं, ठीक है। क्लियरली मैं सब बता रहा हूं आपको। तो ये सारे जो सेक्शन नंबर्स हैं अमेंडमेंट एक्ट 2020 के, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का कवरेज है, और कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट लाए थे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सारे पहले एक्ट के अमेंडमेंट दिए हैं, उसके बाद मैंने रूल्स के अमेंडमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं है, ये एक्ट और रूल वाइज है। और एक्ट में भी जो सीक्वेंस में अमेंडमेंट है, उसी सीक्वेंस में सेक्शन वाइज हम देखेंगे, ठीक है। मैं इसको चैप्टर वाइज नहीं कर सकता कैटेगराइज, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, कंबरसम टास्क हो जाएगा। तो अपन सेक्शन वाइज देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। चलिए सर, तो ये था। अब अमेंडमेंट्स में अगर आप देखोगे, मेनली अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने डी क्रिमिनलाइज किया है, कि कंपनीज एक्ट जो था आपका, वो क्रिमिनल नेचर भी है उसका, क्योंकि उसमें इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब की हुई है। तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल नेचर उसका था। तो क्रिमिनल नेचर जो है वो काफी लोगों को अब खटक रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा एक्शंस लिए गए थे, काफी वायोलेशंस हुए थे, आपको पता ही होगा, काफी फ्रॉड्स आए दिन आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट काफी अब एक्शन ले रही है, बरोबर। तो वो अब लोगों को हार्डशिप लग रहा है कि यार छोटी छोटी बातों के लिए सीधे इम्प्रिजनमेंट है, तो ये तो बहुत मतलब हार्श हो गया। इससे एक नेगेटिव इमेज बन रही है इंडिया की, कि इंडिया का कंपनी लॉ बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल इन नेचर है। तो लोग डर रहे हैं, कंपनी बना नहीं रहे, बाहर के लोग कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो एक रेप्यूटेशन का भी प्रॉब्लम हो गया है कि कंपनी स्ट्रक्चर शुड बी फ्रेंडली। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता ही होगा, आए दिन काफी सालों से एज ऑफ डूइंग बिजनेस के बोलने पे काफी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, काफी प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, काफी रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स भी किया जा रहा है। उसी में एक और कदम है डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो हो चुका है। अब डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एलएलपी एक्ट भी होने वाला है, और वो भी अमेंडमेंट आ जाएंगे, ठीक है, बाद में, आपको भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मेनली जो अमेंडमेंट्स हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट 90% अमेंडमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट आर रिलेटेड टू पेनल्टीज। मतलब जो भी एक्शन लेता है गवर्नमेंट, पेनल प्रोविजंस जो हैं, सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो पेनल प्रोविजंस हैं, उन्हीं के बारे में हैं, उन्हीं से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, जो आपने ज्यादा पढ़े ही नहीं होंगे, पढ़े भी होंगे तो आपको याद भी नहीं होंगे। आ रहा है ख्याल में? तो काफी आधे सेक्शंस में क्या टाइप का अमेंडमेंट आया है कि इंप्रिजनमेंट था, उन्होंने ओमिट कर दिया है, उन्होंने रिमूव कर दिया है कि अब इसमें कोई इंप्रिजनमेंट का क्लॉज नहीं रहेगा। मतलब क्रिमिनल नेचर को हटा दिया, क्रिमिनल का पूरा पार्ट हटा के उसको एक सिविल यानी नॉर्मल पेनल्टी वाला, फाइन वाला प्रोविजन बना लिया है। मैक्सिमम अमेंडमेंट यही है। फिर कुछ में पेनल्टी को सिंप्लीफाई किया गया है, कहीं कहीं पेनल्टी में रेंज होती है, आपको पता होगा
नॉट लेस देन, बट नॉट मोर देन, मैक्सिमम दिस, तो काफी जगह रेंज होती है, उसको एक फिक्स फ्लैट पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है, कुछ में मैक्सिमम लिमिट्स को घटाया गया है। तो ऐसे मैक्सिमम चेंजेस इसी तरह के, इंप्रिजनमेंट हटाया है या पेनल्टी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है, यही सारे अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाने कैसे वाला हूं। आइडियल तरीका क्या होता है कि पहले क्या था, अब क्या हुआ है, उसको कंपेयर करके आपको बताना होता है। पर ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे पेनल्टीज वाले हैं, दीज आर नॉट कंसेप्ट बेस्ड। ये सब फाइन्स हैं कि पहले इतने हजार थे अब इतने हजार है। आप इतना याद नहीं रख पाओगे क्योंकि पहले क्या था यही तो आपको याद नहीं है अभी। तो समझ में आ रहा है? मैं समझता हूं हर बच्चों को, हर बच्चे की लेवल मुझे पता है। एवरेज सीए स्टूडेंट पेनल्टी पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता भी है तो याद नहीं रख पाता, ये प्रॉब्लम है। तो आप जो ओल्ड प्रोविजन है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो आपको पता ही नहीं है, या आपको याद भी नहीं है कि क्या पेनल प्रोविजन था। मेजर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उसके कुछ कुछ पेनल्टीज आपने याद कर लिए होंगे, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट, बट ये जो सारे सेक्शंस हैं इनके तो पेनल्टीज ही आपको पता नहीं होंगे। इसीलिए मैं ये मतलब अभी अप्रोच यूज कर रहा हूं कि मैं डायरेक्ट न्यू प्रोविजन आपको बताऊंगा। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी ओल्ड का कुछ बताने की वहां वहां मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, बट हर प्रोविजन को, ओल्ड वालों को मैं डिटेल में, ओल्ड प्रोविजन को डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत कम्बरसम हो जाएगा कि यार इतने पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज ही पेनल्टीज हैं, पहले ये था वो ये था, मतलब आप फिर पूरा ही छोड़ दोगे। शॉर्टकट लेते हैं ना लोग, यही फिर वो करेंगे कि वो पूरा छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता आप छोड़ो। ये कुछ कुछ सेक्शंस इसमें काफी इंपॉर्टेंट भी हैं जिसमें अमेंडमेंट आए हैं और जो आपको एक्चुअली याद रखने भी हैं। आ रहा है ख्याल में? तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बताते भी जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक के अमेंडमेंट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। हो सकता है वो एग्जाम में आपको लिखने पड़ जाए। ठीक है, तो वो सब अपन पढ़ते पढ़ते करेंगे और मैक्सिमम जगह मैं न्यू प्रोविजन को ही डिस्कस करूंगा जो अब आपको एक्चुअली समझना है और याद रखना है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए सर, तो पहले एक्ट बेस्ड अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन है अपना सेक्शन 8 जो कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सेक्शन 8 पूरा आपको पता ही है, चैरिटेबल कंपनीज के लिए वो होता है। ठीक है, उसमें पूरा प्रोसीजर, उसका पूरा कॉम्प्लायंस, उसमें फिर जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपका नेम से रिलेटेड क्या प्रोविजन होगी, फिर आप कन्वर्ट हो सकते हो नहीं हो सकते हो, फिर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या होना चाहिए, तो सेक्शन 8 आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अमेंडमेंट है अब वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू प्रोविजन पे मैं फोकस करूंगा। सबसेक्शन 11 जो पेनल प्रोविजन का क्लॉज है वो अमेंड हुआ है। अब वो क्या कहता है, ध्यान दो। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कॉम्प्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दिस सेक्शन, पूरे जो सबसेक्शन 10 तक हैं, ये 11 है ना, तो 10 सबसेक्शंस पहले हैं, तो उन पूरे 10 सबसेक्शंस में से कहीं भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया तो क्या होगा, द कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, कुछ और भी स्पेसिफिक पावर अगर कोई और सबसेक्शन में दिया है वो भी आप यूज कर सकते हो, उसको बिना लिमिट किए, उसको बिना हार्म किए, ये एडिशनल पावर ले रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज, ठीक है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट इट में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। आए ख्याल में? रेंज है 10 लाख कम से कम अप टू 1 करोड़ ये जा सकता है। एंड डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल। तो यहां पहले इंप्रिजनमेंट था, तो ये अमेंडमेंट कौन से कैटेगरी वाला है, बस इंप्रिजनमेंट रिमूव हो गया है। ठीक है, मैंने आपको यहां जगह जगह लिख के दिया है, पनिशमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट रिमूव। तो पहले इंप्रिजनमेंट भी था, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं उनको इंप्रिजनमेंट भी था, तो वो इंप्रिजनमेंट सिर्फ अब रिमूव कर दिया है, मतलब अब सिर्फ फाइन यानी पेनल मॉनिटरी पेनल्टी अब इसमें रह गई है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में लिखते जाओ, समरी मतलब बनाते जाओ कि देखो भाई कंपनी के खिलाफ क्या था, कंपनी के खिलाफ क्या था, पेनल्टी कितना, मिनिमम 10 लाख, ठीक है, और अप टू 1 करोड़। ठीक है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा। और डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए क्या होगा, नॉट लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, फाइन सेम है, अभी भी सेम रहेगा, सिर्फ इंप्रिजनमेंट पहले था अब वो रिमूव हो गया। सिंपल अमेंडमेंट है। ऐसे आप
हर सेक्शन में आपको ऐसे बनाते जाऊंगा और यही आपको लिखते जाना है और इसी से पढ़ना या रिवाइज करना है, ठीक है। तो कंपनी के खिलाफ क्या है, नॉट लेस देन 10 lakhs बट विच में एक्सटेंड टू 1 crore, और ऑफिसर और डायरेक्टर इन डिफॉल्ट जो भी होंगे मिनिमम 25,000 का फाइन लगेगा एंड विच कैन एक्सटेंड टू 25 lakh रुपीज। बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है, ठीक है। तो ये ऐसे शॉर्ट में लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाना, पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। तो ये है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में कहीं भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया तो ये एक्शन गवर्नमेंट आपके खिलाफ ले सकता है, ठीक है। चलिए सर, और फिर वो भी था कि अगर फ्रॉड का इसमें एंगल दिखा, विलफुल डिफॉल्ट अगर ये निकला तो फिर सेक्शन 447 भी आप पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर फ्रॉडुलेंट इन नेचर निकला, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने जानबूझ के किया है, फ्रॉडुलेंट नेचर इसमें अगर मिलता है तो सेक्शन 447 अप्लाई होगा और 447 में इंप्रिजनमेंट भी आती है, फिर आप नहीं बच पाओगे क्योंकि फ्रॉडुलेंट है, ठीक है। फ्रॉड में फिर 447 अप्लाई होगा और वहां पे इंप्रिजनमेंट का भी क्लॉज है, ठीक है। तो ये आपको बस ख्याल में रखना है और कुछ खास चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला सेक्शन क्या था, सिर्फ इंप्रिजनमेंट रिमूव हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर, फिर है सेक्शन 26 सबसेक्शन 9। सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये भी आपको पता होगा इसकी हिस्ट्री, इसमें काफी अमेंडमेंट्स आए हैं सेक्शन 26 में। पहले एक जमाने में बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी कि क्या क्या कंटेंट्स, क्या क्या डिस्क्लोजर्स प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। फिर हाल ही में 2-3 साल पहले आपको पता होगा इसमें अमेंडमेंट आया था कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, मतलब काफी सारी लिस्ट हटा दी गई है, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता अब ये सेक्शन। बस कहा गया है कि जो भी सेबी प्रिस्क्राइब करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे आपको इस सेक्शन में करने हैं। और फिर छोटे मोटे कॉम्प्लायंसेस सेक्शन 26 में अब सिर्फ रह गए कि आरओसी में फाइल करना है प्रोस्पेक्टस, फिर आरओसी में फाइल करने के कितने दिन के अंदर वो इशू हो जाना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स अब उसमें रह गए। तो उसमें अगर आपने कुछ भी नॉन कॉम्प्लायंस किया तो क्या होगा, न्यू प्रोविजन पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 26 क्या कहता है, इफ अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees, budget may extend to 3 lakh rupees and every person। अब पर्सन में भी क्या था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट था, इसलिए दो अलग अलग था। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको इम्प्रिजनमेंट कैसे लगाओगे, तो उसमें से फाइन था, और ऑफिसर में इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन था। अब सिर्फ इसमें इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गया, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गया, मतलब दोनों में सिर्फ फाइन रह गया है और दोनों का फाइन सेम है। अब आप क्लब कर सकते हो, पहले अलग अलग क्यों दिया था, क्योंकि ऑफिसर में इंप्रिजनमेंट भी था, ठीक है। तो अब दोनों में सेम है, ठीक है। यहां पे भी ये कौन सी कैटेगरी में है कि इंप्रिजनमेंट ऑफिसर्स का रिमूव हो गया है, डी क्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। तो अब ये सेक्शन में क्या रह गया है, वो है कि कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों के लिए सर क्या है, फाइन है, कितना, नॉट लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। दोनों का सेम है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो क्या लिखा था, 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज एंड एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल, वो इंप्रिजनमेंट हट गया है, विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, यानी दोनों में सेम था, सिर्फ इंप्रिजनमेंट हटा दिया है। तो अब आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में याद रखना है कि अगर सेक्शन 26 से आपने कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस किया है तो कंपनी एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या लगेगा, सिर्फ फाइन लगेगा, मिनिमम 50,000 बजट में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। साथ साथ में आपको बोलते जाना है, ये चीजें रटनी है, ये चीजें रटनी है, पेनल्टीज आपको रटनी पड़ेंगी, इसमें आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा बहुत, कुछ सेक्शंस की पेनल्टी सेम होती है तो आप कंबाइन करके याद कर सकते हो, कुछ में स्लाइट वेरिएशन होता है तो आप कंपैरेटिव फॉर्म में याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगा सकते हो, पर मेजरली पेनल्टीज मेमोराइज करनी होती है, ठीक है। तो आपको बोलते जाना पड़ेगा, साथ साथ में अगर आप बोलोगे आपके माइंड में वो याद होते जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कंपनी एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ये फाइन लगेगा, ठीक है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 9। चलिए सर, तो ये भी सेम कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट है कि इंप्रिजनमेंट था ऑफिसर का, वो रिमूव हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट इज सेक्शन 40 सबसेक्शन 5 विच डील्स विद सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद स्टॉक एक्सचेंज, कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में आप डील करोगे, मतलब जो भी कंपनीज पब्लिक ऑफर ला रही हैं और जिसकी वजह से वो लिस्ट करेंगी, उन पे ये सेक्शन 40 अप्लाई होता है। और इस सेक्शन में वही सब लिखा है कि आपको लिस्ट करवाना है, फिर आपके प्रोस्पेक्टस में आप कहाँ लिस्ट करने वाले हो उसके स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम देने हैं, फिर आपको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट खोलना है, सारे पैसे पब्लिक ऑफर के उसी में
पैसे आने चाहिए, फिर क्या क्या पर्पस के लिए विड्रॉ कर सकते हो, ये सब बातें सेक्शन 40 में लिखी हुई है, ठीक है। और उसका सब सेक्शन 5 था कि अगर आपने इसमें कहीं भी डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, ध्यान दो। If a default is made in complying with the provisions of this section, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 5 lakh rupees. कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, बट मे एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीस। इतना बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। कम से कम 5 लाख का और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड एवरी ऑफिसर, इसमें भी देखो क्या था, इम्प्रिजनमेंट था। तो ये कौन सी कैटेगरी का अमेंडमेंट है, सेम, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट रिमूव, ठीक है। तो ऑफिसर के खिलाफ इम्प्रिजनमेंट था, कितना था, नन ऑफ योर बिजनेस, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है वो आपको ख्याल देना है कि अब ऑफिसर को क्या होगा, फाइन ही लगेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, बट इट मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। आए ख्याल में? तो ध्यान दो, नोट करो, बोलो भाई क्या था, कंपनी मिनिमम 5 lakhs but which may extend to 50 lakh rupees, and officer in default minimum 50,000 but which may extend to 3 lakh rupees, ठीक है। ये अब आपको याद रखना है कि कोई भी इंसान सेक्शन 40 से नॉन कॉम्प्लायंस करता है तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 5 लाख रुपीज बट अप टू 50 लाख रुपीज, एंड ऑफिसर को लगेगा मिनिमम 50,000 एंड विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, ठीक है। साथ साथ में बोलते जाना है, मैं जानबूझ के 2-2 बार 3-3 बार इसको रिपीट करूंगा ताकि आप साथ साथ में बोल के इसको याद करते जाओ, ठीक है। तो ये है सेक्शन 40, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी सेम कैटेगरी का था, इंप्रिजनमेंट सिर्फ इसमें रिमूव हुआ है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्शन 48। ये हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो तो पहले पढ़ लेना, ठीक है। अमेंडमेंट सीरीज है, इसमें आपको ओरिजिनल सेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, आपको पता होगा कि अलाउड है, आप वेरिएशन कर सकते हो शेयर होल्डर्स के राइट्स में, सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस, ठीक है। कॉम्प्लायंस दिया हुआ है, अप्रूवल लेना होता है, बरोबर, वो सब बहुत सारा इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो क्या बोलता है सेक्शन, ये बस जो प्रोविजन है ये ओमिट हो गया है, मतलब अब ध्यान दो, ये भी मैं बताऊंगा, कम से कम 4 या 5 सब सेक्शंस में ओमिशन हुआ है, मतलब फाइन या पेनल्टी या जो भी था वो सब हट गया है। तो आपको पहला इंप्रेशन क्या आएगा माइंड में कि अब मतलब कोई एक्शन ही नहीं होगा, मतलब वो बंदे ने उस सेक्शन में कुछ भी किया तो मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कि कंसेप्ट है जनरल पेनल्टी का, टाइगर जिंदा है, ठीक है, मतलब जनरल पेनल्टी जिंदा है कि अगर कहीं कोई स्पेसिफिक सेक्शन में कोई स्पेसिफिक सजा नहीं है, ऑफेंस के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई हो जाता है, जनरल पेनल्टी विच इज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 450 में भी अमेंडमेंट है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो जनरल पेनल्टी बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा। तो जहां जहां ओमिशन हम पढ़ने वाले हैं कि फाइन था हट गया, इंप्रिजनमेंट था हट गया, पूरा मतलब एक्शन जो था उस सेक्शन में वही हट गया है, तो वहां आपको बस लिखते जाना है कि अब इसमें जनरल पेनल्टी एप्लीकेबल होगी अंडर सेक्शन 450, ठीक है। तो अब मतलब कुछ याद नहीं रखना है, ओमिट हो गया ना, मतलब कुछ याद नहीं रखना है, मतलब सेक्शन 48 में अब कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिखा है, तो अगर किसी ने सेक्शन 48 में वायोलेशन किया मतलब जनरल पेनल्टी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो मैं कुछ भी इसमें ज्यादा पहले क्या था ये था वो था कुछ नहीं बता रहा हूं, बस अब सेक्शन 48 में जनरल पेनल्टी अप्लाई होगी, ये आपको ख्याल में रखना है, कोई स्पेसिफिक एक्शन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। चलिए सर, तो ये था वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। सबसे बेसिक सेक्शन जो है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में, जिसमें बेसिक प्रोविजन दी हुई है कि ट्रांसफर होगा, फिर आप लॉन्च करोगे, फिर जो बेसिक प्रोविजंस होती है ट्रांसफर की, ट्रांसमिशन की, वो सब इसमें दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आपने डिफॉल्ट किया, ठीक है, वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कॉम्प्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 to 5, ये सबसेक्शन 6 है, तो 1 to 5 में जो भी कहा गया है अगर उसमें आपने नहीं माना, जो कि बेसिक प्रोविजंस है कि आपको ट्रांसफर लॉन्च करना है, रजिस्टर करना है, फिर बाकायदा सर्टिफिकेट इशू करना है, कितने समय के अंदर सर्टिफिकेट इशू करना होता है, ट्रांसमिशन के बारे में पूरा दिया हुआ है, तो ये सब सबसेक्शन 1 to सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। तो अगर आपने इसमें कहीं भी वायोलेशन किया तो क्या होगा, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज ऑफ, यानी फ्लैट पेनल्टी है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है, कोई रेंज नहीं है, कोई मिन नहीं है, कोई मैक्स नहीं है, रेंज नहीं है, फ्लैट पेनल्टी है 50,000 रुपीज, कंपनी को भी और सारे ऑफिसर्स को भी, ठीक है। तो कंपनी एंड ऑफिसर
को सीधे सीधे 50,000 रुपीज का पेनल्टी फाइन चार्ज होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दिया, देखो एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों का एक ही पेनल्टी है 50,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें देखो इंप्रिजनमेंट नहीं था, फाइन ही था, लेकिन अलग अलग था, कंपनी के लिए अलग था, ऑफिसर के लिए अलग था, दोनों को सेम करके फिक्स कर दिया 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 56। अब आपको पता ही होगा कि सेक्शन 56 मोस्टली प्रोसीजरल ही है, प्रोसीजर्स बताता है, टाइम लिमिट्स देता है कि जो भी प्रोसीजरल काम करना है डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया सेक्शन 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन। फिर है 59 दैट डील्स विद रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये भी काफी लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसीलिए आपने नहीं पढ़ा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर कि अगर किसी का नाम रजिस्टर में गलती से डाल दिया गया है या किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है तो वो ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि उसका नाम ऐड किया जाए या हटाया जाए, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी गलती हुई है, उसके लिए आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। और अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि सही में किसी का नाम गलती से आया है और किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल कि उसको मतलब रजिस्टर को रेक्टिफाई किया जाए। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल पास करेगा ऑर्डर तो फिर कंपनी का ये ऑब्लिगेशन है कि कंपनी हैज टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी जो भी उसमें गलती हुई है, किसी का नाम गलती से आया तो उसका हटाओ और जिसका आना चाहिए उसका नाम ऐड करो। ठीक है, तो ये कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है अंडर सेक्शन 59, तो ये अब ओमिट हो गया है। ठीक है, तो पहले क्या था मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो। डिफॉल्ट क्या होता था, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये बंदे का नाम हटा दो और ये पर्सन का नाम रजिस्टर में डालो और उसको नए सर्टिफिकेट इशू करो, पुराने वाले जिसका नाम था उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, सब प्रोसीजरल मैटर है। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आपने इफेक्ट ही नहीं दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा था इतने दिनों में इसका नाम हटाओ, आपने हटा ही नहीं, नए वाले का डालो, उसको नए सर्टिफिकेट इशू करो, ऐसा कहा था, आपने किया ही नहीं, तो आपको ये सब आपके खिलाफ एक्शन था। अब वो हटा दिया है, देखो बाकायदा इंप्रिजनमेंट भी था, अच्छा खासा ऑफेंस था, पर अब वो हटा दिया गया है। मतलब यहां पे भी अब क्या होगा, जनरल पेनल्टी अप्लाई होगी। ठीक है, सेक्शन याद रखने भाई, थोड़ा थोड़ा जितना मतलब आप याद रख पाओ। ठीक है, एक था 48 आया था, अब आया है 59 जनरल पेनल्टी, यानी पेनल प्रोविजन को हटा ही दिया गया, स्पेसिफिक पेनल्टी जो थी वो हटा दी गई है। ठीक है, सेक्शन 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है 64, ये आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा भाई, ये अच्छा खासा सेक्शन है। नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी आप शेयर कैपिटल अमेंड करते हो, सेक्शन 61 या 62 या आई थिंक 60, हाँ बस 61, 62 और एक दो उसमें क्लॉज है, तो अंडर दैट सेक्शन अगर आप कुछ भी ऑल्टरेशन करते हो जो उसमें परमिसिबल है, तो उसमें देखो क्या कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड था कि आपको जो भी आपने किया है, जो भी कंपनी लॉ का कॉम्प्लायंस था वो करके आपने जो भी ऑल्टरेशन कर लिया है, बस उसका नोटिस देना होता था आरओसी का कि हमने ये कर लिया है। ठीक है, नोटिस टू बी गिवन टू आरओसी, आरओसी को नोटिस देना था कि आपने क्या ऑल्टरेशन किया है, वो आपको नोटिफाई कराना होता है आरओसी में, ताकि वो भी रजिस्टर करे, उसको अपने रिकॉर्ड्स में चेंजेस करे। ठीक है, तो अगर आपने ये नोटिस नहीं दी, चेंजेस कर लिए, बताया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वेर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 सच कंपनी एंड ऑफिसर, यानी दोनों के लिए कॉमन है, कंपनी एंड ऑफिसर in default shall be liable to penalty of 500 rupees for each day for which the default continues। मतलब एक कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, आपको एक सर्टेन डे के अंदर 30 डेज के अंदर बताना था, तो 31st डे से फाइन चालू हो जाएगा जब तक आप नहीं बताते। ठीक है, कितना, 500 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ कंपनी। हमेशा ही आप देखोगे कंपनी के लिए अपर लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, ऑफिसर्स के लिए कम होती है। ऑब्वियसली कंपनी मेन कंपनी के खिलाफ है ना, तो कंपनी का फाइन ज्यादा रहता है और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट का थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो पर डे फाइन दोनों का सेम है, ध्यान दो, कंपनी एंड ऑफिसर कितना, 500 पर डे। फिर जो मैक्स लिमिट है वो अलग अलग है, कि कंपनी है तो मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, 500 500 500 करके 5 लाख तक, उसके बाद फिर वो नहीं बढ़ेगा। और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए यही लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना है कि ये जो सेक्शन है, ठीक है 64, कि अगर आपने ऑल्टरेशन करके नोटिस ही नहीं दिया आरओसी को,
तो फिर 500 पर डे का फाइन लगेगा। जो टाइम लिमिट आपके पास था 30 डेज, उसके बाद ये 500 पर डे का फाइन चालू हो जाएगा। और ये मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? कंपनी के केस में 5 लाख रुपीस एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 1 लाख रुपीस। ठीक है, सिंपल है, पढ़ने में सब सिंपल है, प्रॉब्लम होगी याद करने में। इतनी सारी हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक से याद नहीं आती हैं, तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ता है, तभी धीरे धीरे आपको याद होगा। ठीक है, चलिए सर, तो ये था आपका 64, सेक्शन 64, नोटिस टू बी गिवन टू आरओसी फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है सेक्शन 66 दैट डील्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये भी आपने पूरा लंबा सेक्शन है, प्रोसीजर पढ़ा होगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अलाउड है सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल कंप्लायंस। ठीक है, तो इसमें भी सबसेक्शन 11 था जो बताता था कि अगर सबसेक्शन 4 आपने कंप्लाई नहीं किया, सबसेक्शन 4 आई थिंक जो अप्रूवल लगता है इसमें, आई थिंक ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगता है, तो ट्रिब्यूनल का जो आपने अप्रूवल लिया उसको पब्लिसाइज करना होता है, पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर में। तो ये कंपनी का कॉम्प्लायंस है कि बिना ट्रिब्यूनल आप रिड्यूस कर नहीं सकते, और जैसे ही आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल मिला है, द कंपनी हैज टू पब्लिश इट एज पर द रूल्स। ठीक है, तो पब्लिश वाला सेक्शन है सबसेक्शन 4, एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो अगर आपने पब्लिश नहीं किया तो फाइन था, अब वो नहीं है, नहीं है मतलब जनरल पेनल्टी चार्ज हो सकती है। ठीक है, आप साइड में एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं, पर आप स्मार्ट बनो, आप बनाओ जनरल पेनल्टी अब कहाँ कहाँ ओमिट हो गई है, इसका आप अलग से सेक्शन नंबर का सिर्फ एक लिस्ट बना सकते हो। 48 आया था पहले, फिर 59 आया था, अब आ रहा है 66। ठीक है, 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इसमें भी अब जनरल पेनल्टी लागू होगी। तो अगर कंपनी ने ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लिया और वो पब्लिश करना ही भूल गया तो जनरल पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो ये था 66। आगे बढ़ते हैं, अब है 68 दैट इज बायबैक, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, यानी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, बायबैक का लंबा पूरा सेक्शन पढ़ा होगा, सोर्सेज क्या हैं, मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं, फिर पूरा कॉम्प्लायंस था, उसका रिटर्न फाइल करना होता है, उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है, बहुत सारी चीजें आपने उसमें पढ़ी होगी, फिजिकली उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, एक्सटिंग्विश करना होता है सिक्योरिटीज को, तो ये सब आपने सेक्शन 68 पढ़ा होगा। ठीक है, उसका सबसेक्शन 11 है कि कहीं भी आपने अगर नॉन कॉम्प्लायंस किया तो क्या होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अमेंडेड सबसेक्शन 11, कंपनी इफ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और एनी रेगुलेशन मेड बाय सेबी अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी गाइडलाइंस, जो सेबी के बायबैक रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपको करना है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है और बायबैक, सेबी के जो बायबैक रेगुलेशंस है वहां कहीं नॉन कॉम्प्लायंस किया है तो भी यहां पे आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, द कंपनी शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस बट विल एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीस, 1 लाख टू 3 लाख। ठीक है, और ऑफिसर में भी क्या था, देखो इम्प्रिजनमेंट था जो अब रिमूव हो गया है, तो ये भी वही कैटेगरी का है, इम्प्रिजनमेंट रिमूव वाला कैटेगरी का, फाइन में कोई बदलाव नहीं है। विच फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, तो इसमें भी क्या था, फाइन सेम है, पहले भी सेम था अब भी सेम है, बस ऑफिसर का इम्प्रिजनमेंट था तो इसलिए अलग अलग दिया गया था, अब इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गया है तो आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी एंड ऑफिसर दोनों को फाइन लगेगा, नॉट मिनिमम नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीस। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल सेक्शन अब बन गया है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 68 बायबैक। तो बायबैक में कहीं भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है तो क्या होगा, कंपनी ऑफिसर मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है डिबेंचर्स, छोटा सा एक सेक्शन है, सेक्शन 71 अबाउट डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स में भी आपको सब पता ही है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं डिबेंचर्स में, ट्रस्टी अपॉइंट करना है, फिर ट्रस्टी के ड्यूटीज, ट्रस्टी के जो भी पावर्स हैं, फिर क्या बोलते हैं डीआरआर का रिक्वायरमेंट है, फिर वो डिपॉजिट भी करना पड़ता है, बरोबर, तो ये सब आपने पढ़ा है सेक्शन 71। तो इसमें भी सबसेक्शन 11 था जो अब क्या हो गया है, ओमिट हो गया है। ओमिट हो गया है मतलब सेम जनरल पेनल्टी
अब इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो डिबेंचर में भी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी अब नहीं है, जनरल पेनल्टी अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए सर, फिर है 86, ये भी आपने पढ़ा होगा, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन विद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। पूरा आपने वो सीरीज पढ़ी होगी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की, सेक्शन 77 से लेके पूरा जो है 87 तक। ठीक है, तो क्या इसमें है 86 में अलग से कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किया है तो क्या होगा, मतलब चार्जेस का पूरा जो चैप्टर है उसमें कहीं भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया तो क्या होगा। इफ एनी कंपनी इज इन डिफॉल्ट विद कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर जो चार्जेस का है, ठीक है, चार्ज का पूरा जो चैप्टर है, द कंपनी शैल बी लायबल टू फाइन विच ऑफ 5 लाख रुपीज, यानी ये भी फ्लैट पेनल्टी है। ठीक है, ऑफ लिखा है सीधे फ्लैट 5 लाख एंड ऑफिसर ऑफ 50,000। ठीक है, सिंपल, कंपनी फ्लैट पेनल्टी 5 लाख रुपए और ऑफिसर फ्लैट पेनल्टी 50,000 रुपए। ठीक है, याद रखो। तो चार्जेस चैप्टर में कहीं भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, चार्ज रजिस्टर नहीं किया या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर नहीं किया, बराबर, बहुत सारे उसमें कॉम्प्लायंसेस आपने पढ़े होंगे, रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होता है, तो ये सब जो भी आपको करना होता है चार्जेस के चैप्टर में, ये सब अगर आपने नहीं किया तो ये आपको फाइन लगेगा। इसमें भी देखो इम्प्रिजनमेंट था, ठीक है, वो रिमूव हो गया है और कंबाइन कर दिया है, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट रिमूव। चलिए सर, एक और पढ़ लेते हैं अभी, फिर है 88, सेक्शन 88, ठीक है, दैट डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर एक्सेट्रा। तो इसमें भी सेम है कि रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, फिर उसका फॉर्मेट होता है, प्रिजर्वेशन का भी क्लॉज होता है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी होता है, बहुत सारे क्लॉजेस आपने पढ़े होंगे। इफ अ कंपनी डज नॉट मेंटेन, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट बताया गया है कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हो जैसा आपसे कहा गया है, ठीक है, ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और फेल्स टू मेंटेन देम, ठीक है, मेंटेन भी करना होता है, प्रिजर्व भी करना होता है, तो मेंटेन फेल्स टू प्रिजर्व देम अंडर सबसेक्शन 1 और 2, कंपनी शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ, ठीक है, ऑफ 3 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 50,000। ये तो सेम है, ठीक है, कितना था ऊपर 5 लाख था, नीचे 3 लाख है, तो ये भी फ्लैट पेनल्टी वाला है, कंपनी 3 लाख और ऑफिसर सेम है 50,000। ठीक है, फ्लैट पेनल्टी है। तो ये है सेक्शन 88, रजिस्टर रखा नहीं, बनाया ही नहीं या मेंटेन नहीं किया, जितने ईयर्स के लिए उसको मेंटेन किया जाता है, तो कंपनी को फाइन लगेगा 3 लाख रुपीज का, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 50,000। ठीक है, तो ये भी सेम कैटेगरी का है। ठीक है, तो ये था 88। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेक्शन 88। अब आगे बढ़ते हैं 89 और एक है 90। अब ये काफ़ी कम बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो भैया पहले पढ़ लो, उसके बाद ही समझेगा। तो सेक्शन 89 काय का है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको बताना है, उसका डिक्लेरेशन फाइल करना होता है सेक्शन 89 में। ठीक है, तो उसमें जो पेनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, दो अलग अलग हैं, एक है सबसेक्शन 5 और एक है सबसेक्शन 7, ये दो को सब्सटीट्यूट किया गया है। तो इसमें क्या अमेंडमेंट है, चलिए पढ़ते हैं क्या सेक्शन कहता है। अब इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक अ डिक्लेरेशन, ठीक है, दो सबसेक्शंस हैं 1, 2 और एक आएगा 3। 1 कहता है सारे रजिस्टर्ड ओनर्स को, ठीक है, ये वही, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये मत देखो, आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो सबसेक्शन 1 रजिस्टर्ड ओनर्स को कहता है कि अगर आप खुद बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करते हो, मतलब आप रजिस्टर्ड ओनर हो पर बेनिफिशियल ओनर आप नहीं हो, तो आप डिक्लेयर करो कि कौन उसका बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है वो आप बताओ, सबसेक्शन 1। फिर सबसेक्शन 2 बेनिफिशियल ओनर्स को बोलता है कि अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो आप हमको इन्फॉर्म करो सबसेक्शन 2 में। तो ये डिक्लेरेशंस फाइल करनी होती है 1 और 2 में। ठीक है, तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज एंड इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग फेलियर, ठीक है, फर्दर पेनल्टी ऑफ 200 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट, यानी फर्स्ट डे छोड़ के सेकेंड डे से कंटिन्यूइंग फेलियर माना जाएगा और सेकेंड डे से आपको ये 200 रुपीज पर डे का फाइन स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है
5 लाख रुपीस तक। ठीक है, तो क्या है फाइन, ध्यान दो। ठीक है, पर्सन पे है, कंपनी का है कोई काम ही नहीं है, सब पर्सन्स पे है। पर्सन्स को डिक्लेरेशन फाइल करनी है कंपनी के पास, और कंपनी का जो कॉम्प्लायंस है वो नीचे आएगा सबसेक्शन 7 में, कि कंपनी को ये इंटीमेट करना होता है आरओसी में। ठीक है, तो वो कंपनी का अलग से है, ये पर्सन्स पे है जिनको डिक्लेरेशन फाइल करनी है अंडर रेलेवेंट सबसेक्शंस। ठीक है, तो ये सब पर्सन्स के ही खिलाफ है। तो इसमें है आपका सीधे कितना फाइन था, 50,000 रुपीज। ठीक है, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 200 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपको अब याद रखना है कि अगर किसी ने सेक्शन 89 में डिक्लेरेशन फाइल नहीं की तो ये उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर कंपनी का देखो अब सेक्शन आएगा, इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 6। ठीक है, सबसेक्शन 6 में फिर कहा गया है कि जो जो डिक्लेरेशंस रिसीव हुई हैं उनका एक रिटर्न फाइल किया जाए। ये कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, और कंपनी ने अगर वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंपनी के खिलाफ क्या होगा। ठीक है, फेल्स टू डू सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड देयरइन, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty of 1,000 rupees for each day during which the failure continues. ठीक है, नॉर्मल है 1,000 per day subject to a maximum of 5 lakh rupees in case of company. ठीक है, maximum of 5 lakh rupees in case of company and 2 lakhs in case of officer in default. ठीक है, अलग अलग है, ये दोनों के लिए सेम है, 1,000 पर डे सेम है, सिर्फ मैक्सिमम लिमिट्स दोनों के लिए अलग है। कंपनी के लिए ज्यादा है 5 लाख रुपीज, और ऑफिसर के लिए कितना है 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर कंपनी ने वो रिटर्न फाइल नहीं किया अंडर सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में जो रिटर्न कहा गया है वो फाइल नहीं हुआ तो ये पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। तो ये था 89। अब आते हैं 90, एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा तो ही ये देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, और उसके जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो सेक्शन 90 में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 10 एंड 11, ये दो सब्सटीट्यूट किए गए हैं, ये पेनल प्रोविजंस हैं। क्या कहता है देखो, सबसेक्शन 10, इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक अ डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1। ठीक है, एसबीओ जो होते हैं, जो 89 था वो सिर्फ बेनिफिशियल होल्ड ओनर्स के लिए है, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के लिए, जिसमें आपने पढ़ा होगा 10% का क्राइटेरिया है, 10% का बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका है तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे, और आपको ये इंटीमेशन देना है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं दिया, ही शैल बी लाइबल, जो एसबीओ है, पर्सन लिखा है, कंपनी का यहां कोई लेना देना नहीं है, एसबीओ, जो एसबीओ है उसको इन्फॉर्म करना होता है, और अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज, एंड इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग फेलियर further penalty of 1,000 rupees after the first, during which such failure continues subject to maximum of 2 lakh rupees. ठीक है, ये है एसबीओ यानी पर्सन के खिलाफ। बोलो कितना है, नॉर्मली है 50,000, फिर कंटिन्यूइंग है तो 1,000 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये एसबीओ के खिलाफ एक्शन होगा अगर सेक्शन 90 के तहत उसने इंटीमेट नहीं किया तो। ठीक है, अब कंपनी का कॉम्प्लायंस, सबसेक्शन 11, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इसमें आई थिंक 3 सेक्शंस हैं, सबसेक्शंस हैं। पहला है उसमें सबसेक्शन 2, जो कहता है कि जो भी ये इंटीमेशंस आएंगी एसबीओ के थ्रू, ये उसका रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को, ये कंपनी का कॉम्प्लायंस है सबसेक्शन 2 में कि रजिस्टर बनाना है। फिर सबसेक्शन 3 आता है जिसमें आपको ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखना है कि ये जो रजिस्टर है ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होगा। फिर सबसेक्शन 4 में आपको रिटर्न फाइल करना होता है, बेन 2 आप पढ़ोगे, बेन 2 फाइल करना होता है। और फिर 4A में अलग से कंपनी पे भी ये ऑब्लिगेशन डाला जाता है कि कंपनी को भी स्टेप्स लेने चाहिए ये पता करने के लिए कि कौन कौन एसबीओ है, और उनसे ये कॉम्प्लायंस करवाना चाहिए सबसेक्शन 1 का, कि उनको ये इंटीमेशन फाइल करना है।
आ रहा है समझ में? तो 1 कहता है एसबीओ को कि आप खुद इंटीमेट करो, 2 कंपनी को कहता है कि रजिस्टर मेंटेन करो, 3 बोलता है कि इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखो, 4 कहता है कि इसका रिटर्न फाइल करो बेन 2 में, और 4A कहता है कि कंपनी को भी एक इंटरनल प्रोसीजर बनाना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए और ये कॉम्प्लायंस करवाने के लिए। तो कंपनी के कॉम्प्लायंसेस 2, 4 और 4A में है, 3 में भी है पर यहां पे लिखा हुआ नहीं है। तो 2, 4 और 4A में अगर कंपनी का नॉन कॉम्प्लायंस है तो क्या होगा? फेल्स टू डू सो और डिनाइज इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, सबसेक्शन 3 में आता है वो। डिनाइज इंस्पेक्शन एज प्रोवाइडेड देयर इन द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज, सीधे 1 लाख रुपीज, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो क्या है? कंपनी के खिलाफ सीधे सीधे 1 लाख रुपीज ऑफेंस हुआ, मतलब कॉन्ट्रावेंशन हुआ, 1 लाख रुपीज फाइन लग गया। फिर अगर ये कंटिन्यूइंग है तो 500 पर डे लगते रहेगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, फिर ऑफिसर के खिलाफ क्या होगा? एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000। ठीक है, फिक्स जो है ऑफिसर में 25,000। फिर वही कंटिन्यूइंग है तो 200 रुपए पर डे आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है, कंटिन्यूइंग है 200 रुपीज फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, कम है हर चीज। तो ये आपको याद रखना है। ये अब कंपनी के खिलाफ है। ठीक है, सबसेक्शन 11 कंपनी के खिलाफ है, सीधे फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज का। और अगर ये कंटिन्यूइंग चलते रहा, आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, जो करना था वो नहीं किया, तो 500 पर डे का फाइन लगते रहेगा आफ्टर द फर्स्ट डे। और ये 500 मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। ऑफिसर में सीधे फिक्स 25,000 का पहले फाइन लग जाएगा। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है 200 पर डे लगेगा, कम रखा है देखो, कंपनी में 500 पर डे, यहाँ पे 200, सॉरी कितना है, हाँ 200 है, बरोबर है, अलग अलग है। उनके लिए, कंपनी के लिए 500 है, ऑफिसर के लिए 200 है, और मैक्सिमम लिमिट भी सिर्फ 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये है आपका कंपनी के खिलाफ सबसेक्शन 11। ठीक है, एसबीओ के खिलाफ ऊपर मैंने बता दिया, और ये था कंपनी के खिलाफ अंडर सेक्शन 90। ठीक है, चलिए सर एक और पढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब है 92। ये तो हर एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, पढ़ना ही चाहिए, मतलब ये तो मोरल ऑब्लिगेशन डाल देना चाहिए स्टूडेंट्स पे कि आपको सेक्शन 92 पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंप्लायंस है, एनुअल रिटर्न आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो क्या ये अमेंडमेंट है, क्या होगा अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया? ठीक है, इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है, सबसेक्शन 4 कहता है कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, MGT 7। ठीक है, और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, या आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, इन कैटेगरीज में अगर आप आते हो तो आपको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से भी सर्टिफाई करवाना है, MGT 8। तो सब आपको पता होगा। तो सबसेक्शन 4 नॉर्मल प्रोविजन के लिए अप्लाई होता है 60 डेज का। ठीक है, वो जो मैंने बताया MGT 8 वो सबसेक्शन 2 में है। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 4 का कहा गया है 60 डेज में जो आपको फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। और अगर एजीएम होल्ड नहीं हुई है तो जब वो होल्ड हो सकती थी, लास्ट डे जो अवेलेबल था सेक्शन 96 के हिसाब से जो आप निकालते हो, वो डेट से 60 डेज में फाइल करना है अलॉन्ग विद द रीजंस। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन, सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी विद अ लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। ये कम कर दी गई है, सीधे सीधे 50,000 था, 50,000 से कम करके 10,000 कर दी है। ठीक है, और अगर एक कंटिन्यूइंग है, आपने भरा ही नहीं, एक तो सीधे 10,000 का फाइन लग गया, फिर 60 डेज के बाद आप भर ही नहीं रहे हो, 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, भर ही नहीं रहे हो, तो फिर कंटिन्यूइंग फाइन भी आप पे लगेगा विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे। ठीक है, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, यहां पे भी अब बाइफिकेशन आ गया। पहले दोनों के लिए सेम था, 5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी 100 पर डेज की, यहां पे उसको बाइफिकेट कर दिया गया है कि कंपनी है तो 2 लाख रुपए और ऑफिसर है तो 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या बोलता है अब, ये सेक्शन क्या कहता है, दोनों के लिए सेम है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर जो नॉर्मल फाइन है वो सेम है, दैट इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए आपको लग जाएंगे। फिर अगर ये कंटिन्यूइंग फेलियर है तो कितना, 100 रुपीज पर डे, और फिर मैक्सिमम जो लिमिट है वो अलग अलग है। कंपनी है सर तो
कितना है, 2 लाख रुपए, और ऑफिसर है तो 50,000 रुपए। ठीक है, ये है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो कह रहा था ना, कुछ कुछ पेनल्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पेनल्टी भैया इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी एंड ऑफिसर 10,000 रुपीज फाइन, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर कंपनीज एंड 50,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। और फिर सीएस के लिए भी है, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर सर्टिफिकेशन सबसेक्शन 2 के हिसाब से मैंडेटरी है, आप लिस्टेड कंपनी हो या आपका कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, आप कोई कैटेगरी में आते हो और प्रैक्टिसिंग सीएस से आपने सर्टिफाई करवाया है, और अगर प्रैक्टिसिंग सीएस से कुछ गलती हुई है, जो एनुअल रिटर्न फाइल किया है और जो एक्चुअल डेटा है अगर वो मिसमैच है, सीएस ने अपना काम अगर बरोबर नहीं किया है, तो सीएस को भी फाइन लगेगा। ठीक है, इफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज द एनुअल रिटर्न अदरवाइज देन इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कंफर्म नहीं हुई है, मतलब आपने प्रॉपरली चेक नहीं किया है, पर्टिकुलर्स गलत फाइल हुए हैं और आपने उसको सर्टिफाई कर दिया है। ठीक है, ही शैल बी लाइबल, सीएस शैल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज। अब ये हर जगह जहां जहां सीएस का आएगा 2 लाख रुपए यूनिफॉर्म रखा गया है। सेक्रेटरियल ऑडिट भी आप पढ़ोगे आगे सेक्शन 204, उसमें भी 2 लाख का ही लिमिट है। ठीक है, सीधे ऑफ है, ऑफ मतलब फिक्स फाइन है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो सीएस या पीसीएस जो भी लिखो, इन प्रैक्टिस सीधे सीधे फाइन आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये है सबसेक्शन 6। ठीक है, तो ये था काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन 92। ठीक है, यहां से अपन नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे।